ये कहानी है उस लड़के की जो लेनिनग्राड की टूटी फूटी बिल्डिंग में 5 मंजिल पर एक ही कमरे में पला। न उसके पास अच्छा खाना, न कपड़ा, न अपना वॉशरूम, न कोई सुविधा। दिन भर चूहे के पीछे दौड़ने वाला दुबला पतला बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं में गिने जाने लगा। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की। वो पुतिन जिनके बारे में अफवाह उड़ती है कि जवान रहने के लिए हिरण का खून पीते और उसके सींगों से निकला रेड रेडिएट इंजेक्ट करवाते ताकि 73 की उम्र में 40 के देखे। कहा गया अगर पुतिन बीमार पड़े तो उनके हमशक्ल दुनिया में भेजे जाते हैं। कभी बर्फ जैसे पानी में डुबकी लगाते, कभी घोड़े पर सवारी और कभी अपने बेवफाई से दुनिया को मिलाते। उन पर भरोसा करने वाले लोग कहते हैं उन्होंने रूस को फिर से खड़ा किया और नफरत करने वाले लोग कहते हैं वो हिटलर जैसे डिक्टेटर है। लेकिन असली पुतिन कौन? कैसे एक मामूली केजीबी एजेंट क्रेमलिन का सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा? उनका परिवार दुनिया से गायब क्यों? उनके बच्चे के चेहरे तक क्यों नहीं दिखाते? और उनके दुश्मन या तो जेल में क्यों मिलते या रूस छोड़कर या फिर जिंदा ही नहीं रहते? लेकिन असली पुतिन कौन? हीरो या विलेन या फिर एक ऐसा चरित्र जिसकी कहानी समझने के लिए रूस की सड़कों, उनके इतिहास और उनके दर्द में उतरना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन की असली कहानी वहीं शुरू होती है जहां ज़्यादातर लोग देखना भी नहीं चाहते। 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड वो शहर है जिससे इतिहास सिटी ऑफ हर्सेस कहती है, लेकिन वहाँ के लोग उससे सिटी ऑफ ग्रैब कहते हैं। 872 दिन जर्मनी की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। न खाना, न दवाई, न उम्मीद। लाखों लोग भूखे और बीमार से मर गए और उसी बर्बादी के बीच एक बच्चा पैदा हुआ, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन का परिवार एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहती थी, मतलब एक कमरा अपना, बाकी किचन, वॉशरूम, कॉरिडोर सब पराया, सब साझा। नीचे किसी का झगड़ा चलता, ऊपर किसी का बच्चा रोने की आवाज़ आती, बदबू, भीड़ और डर। उसके लिए ये घर था, जिंदगी नहीं, एक जंग थी। और चूहे का किस्सा तो उन्होंने कई बार खुद बताया है। कहते हैं एक दिन उन्होंने एक मोटे जंगली चूहे को कोने में दबा दिया, सोचा आज उससे पकड़ लेंगे, लेकिन वो चूहा घबराया नहीं, वो पलटा और पूरी ताकत से पुतिन पर चपट पड़ा। पुतिन कहते हैं उन्होंने उस दिन सीखा किसी इंसान, किसी जानवर, किसी को भी कोने में मत गिरो, क्योंकि जब कोई डरता नहीं वो खतरनाक बन जाता है। स्कूल में पुतिन कोई टॉपर नहीं थे, न क्लास में सबसे आगे बैठने वाले, ना वो बच्चे जिन्हें टीचर उदाहरण बनाकर बताए, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा फोकस था। दुनिया खेल रही होती और लड़का किताबों में गुम, वो भी सामान्य कहानी नहीं बल्कि जासूसी, इंटेलिजेंट और शैडो एजेंट पर लिखी किताबें। 12 साल की उम्र में उन्होंने जूडो और संभा पकड़ लिया। शुरुआत शौक से थी, लेकिन धीरे धीरे जूडो ने उनको दिमाग बदला। जूडो सिखाता है टाइमिंग, कंट्रोल और गिरकर फिर से खड़ा होने की क्षमता। ये 3 चीज बाद में उनके पॉलिटिक्स माइंडसेट की रीढ़ बनी। फिर एक दिन उन्होंने एक स्पाई मूवी देखी। फिल्म में केजीबी एजेंट पर्दे के पीछे देश चला रहे थे, ना शोर, न शरारत, लेकिन पूरा कंट्रोल। वहीं बैठकर एक छोटा सा लड़का सोच रहा था मैं भी यही बनूंगा, एक जासूस, देश का अदृश्य हथियार। उस दिन डर, गरीब और चूहे से लड़ पड़ा ये लड़का, ये बच्चा एक खतरनाक सपना लेकर उठा। कक्षा 9 में पुतिन सीधे केजीबी ऑफिस जा पहुंचे। एक बच्चा औपचारिक कपड़े और हाथ में फाइल और सामने दुनिया के सबसे गुप्त एजेंसी केजीबी अधिकारी मुस्कुराते हुए बोले पहला लॉ पढ़ो फिर बात करेंगे। ये लाइन कई लोग भूल जाते, लेकिन उन्होंने इससे चुनौती तरह लिया। दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठाया, अब केजीबी में ही जाना है। 1975 वो साल जब रूस की सबसे खतरनाक, सबसे बंद दरवाजे वाले एजेंसी केजीबी ने पुतिन को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। यहाँ किताबें नहीं, हकीकत पढ़ाए जाते हैं। विदेशी डिप्लोमेट को समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, सूचना निकालना और जरूरत पड़े तो बिना कोई निशान छोड़े ऑपरेशन को अंजाम देना। पुतिन धीरे धीरे सब सीख रहे थे। पावर हमेशा पर्दे के पीछे खेला जाता है।
साल होता 1985। उनका पोस्टिंग हो ईस्ट जर्मनी ड्रेगडस में। कागज में लिखा था, लेकिन असली काम सीक्रेट नेटवर्क बनाना, एजेंट को हैंडल करना और ईस्ट जर्मनी की गतिविधि पर नजर रखना। ये वो था जब दीवारों के पीछे माइक होती थी और हर मुस्कान के पीछे सौ। फिर आया 1989, बर्लिन वॉल टूटी और पूरा ईस्ट जर्मनी उथल पुथल में जल उठा। ड्रेगडस में भीड़ केजीबी के बिल्डिंग के बाहर जुट गई। गेट तोड़ने वाली थी। पुतिन अकेले बाहर निकले, न वाकअप न आदेश, और ठंडी आवाज में बोले, अंदर हथियार है, घुसे तो गोली चलेगी। ये ब्लॉक था, लेकिन भीड़ रुक गई क्योंकि डर उस दिन भी पुतिन के पक्ष में था। लेकिन उसी रात उन्होंने जितनी बार मस्को फोन मिलाया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हम क्या करें, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो पहली बार समझ गए, सिस्टम केवल तब तक आपके साथ है जब तक आप उनकी जरूरत है। उसी रात केजीबी ऑफिस तो बच गया, लेकिन पुतिन का सिस्टम पर भरोसा हमेशा के लिए दरक गया। केजीबी से बाहर आने के बाद पुतिन के सामने दो रास्ते थे, साधारण नौकरी या सत्ता के गलियों में कदम। उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोलिन सोबचक, जो खुद को एक लोकतांत्रिक आइनर थे, उनके साथ पुतिन ने काम शुरू किया। देखते देखते पुतिन शहर के डिप्टी मेयर बन गए। फाइलें, फैसले, विदेशी डिप्लोमेट सब उनके मुट्ठी में। लेकिन राजनीतिक सिर्फ सीढ़ी नहीं, ये एक लिफ्ट भी है, ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। सोबचक चुनाव हार गए और पुतिन एक ही रात में सब कुछ खोकर बाहर। हार मानने वाले लोग वापस घर जाते हैं, लेकिन पुतिन मस्को चले गए और यहाँ कहानी पलटने वाली है। एक शांत, कम बोलने वाला पूर्व केजीबी ऑफिसर सीधे क्रेमलिन के भीतर प्रवेश करता है और कुछ ही महीने में एफएसबी चीफ, सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी, और धीरे धीरे रूस की इनविजिबल पावर, जो दिखता कम था और फैसले उसके इशारों पर होने लगते थे। रूस लगातार आतंकी धमाके से हिल चुका था। चेचन्या के उग्रवादी हमले, फ्लैट, बिल्डिंग में बम, सैकड़ों आम लोग मर गए। पूरा देश गुस्से से जल रहा था। और तभी एफएसबी का एक शांत, ठंडा दिमाग वाला ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन पहली बार देश के सामने दहाड़ते। उन्होंने आदेश दिया, फुल स्केल वार, खेल खत्म। ये रूस के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, भावनाओं का विस्फोट था। कुछ ही हफ्ते बाद टीवी पर एक लाइन चली गई, हमने बदला ले लिया। और ये लाइन रूस की राजनीति हमेशा के लिए बदलती है। पुतिन, जो महीने पहले तक जनता के लिए लगभग अनजान थे, अचानक पूरे देश के हीरो बन गए। बाहर की दुनिया चिल्लाती रही, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, लेकिन रूस के लोग कह रहे थे कि हमें दया नहीं, सुरक्षा चाहिए, हमें बात नहीं, सख्त नेता चाहिए। और उसी दिन रूस ने तय कर लिया, पुतिन अब सिर्फ नेता नहीं, स्ट्रॉन्ग मैन बन चुके हैं। 31 दिसंबर 1999 रूसी लोग नए साल का इंतजार कर रहे थे और मॉस्को के क्रेमलिन में इतिहास लिखा जा रहा था। बोरिस येल्सिन लाइव टीवी पर आते हैं, थकी आवाज़, भारी चेहरा और अचानक इस्तीफा। फिर वो कहते हैं, न्यू ईयर में आपका राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एक छेड़ में एक ऑफिसर, एक जासूस रूस के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठा दिया गया। 2000 से 2008 तक ये रूस का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ऑयल की कीमत आसमान छूने लगी और उसके साथ रूस की अर्थव्यवस्था भी। लोग की आमदनी बढ़ी, गरीबी घटी, पेंशन, वेतन, सड़कें, पुल सब कुछ सुधर गया। पुतिन की लोकप्रियता खत्म शब्द का इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि ग्राफ लगातार ऊपर जा रही थी। लेकिन पुतिन की कहानी सिर्फ विकास की नहीं, उनके साथ साथ एक दूसरा रूस भी बन रहा था। मीडिया पर सख्त कंट्रोल, ओलिगार्क को या तो जेल भेजा गया या देश से बाहर, विरोधियों पर केस, दबाव और डर, और सत्ता धीरे धीरे एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने लगी।
2008 पुतिन का कार्यकाल खत्म होने वाला था। कानून कहता था लगातार 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन पुतिन ने खेला मर्तदेव राष्ट्रपति बने। पुतिन प्रधानमंत्री, नाम बदल गया, पद बदल गया, पर पावर जैसे थी वैसे ही रही। इसके बाद असली गेम शुरू हुआ। पहला संविधान बदला, 7 साल के बजाय 6 साल का कार्यकाल कर दिया गया। फिर 2020 में एक और बड़ा संशोधन, टर्म्स रीसेट, मतलब पुराना कार्यकाल गिना नहीं जाएगा। और इसके बाद रास्ता साफ, अगर चाहे तो 2036 तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं बदल गया, ये पूरा सिस्टम रीराइट कर दिया गया। आखिर व्लादिमीर पुतिन कौन? एक हीरो जिसने रूस को 90 की बर्बादी से निकालकर फिर से खड़ा किया, या एक विलेन जिसने सत्ता की भूख में मीडिया को दबाया, विपक्ष को चुप करवाया और सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ दिया, या फिर वो इंसान जो खुद को एक सिस्टम का पैदावार है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ ताकत ही कानून है और जहाँ कमजोर होना मौत के बराबर। कुछ लोग कहते हैं पुतिन हीरो है, उसने रूस को बचाया। कुछ कहते हैं वो तानाशाह है, डर और दमन पर राज करते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा ग्रे होती है। व्लादिमीर पुतिन को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, रूस एक देश नहीं, एक माइंडसेट है, एक ऐसा सोच जहां सदियों से सुरक्षा, ताकत और नियंत्रण, इन 3 चीजों के बिना कोई नेता टिक नहीं सकता। और यही 3 चीजें व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिक्स की रीढ़ बन गई है। आज दुनिया में अगर किसी एक इंसान के सिर्फ एक आदेश से एक न्यूक्लियर मिसाइल हवा में उठ सकता है, वो नाम है सिर्फ व्लादिमीर पुतिन। एक ऐसा नेता जिससे आप चाहे कर भी किसी अंदाज से देखो, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 21वीं सदी में जियोपॉलिटिक्स में फियर भी एक ताकत है और पावर भी एक हथियार, और पुतिन इन तीनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से जानते हैं।